सरकारी अस्पताल में डिब्बा सर्विस चल रही थी दोस्तों। मैंने डिब्बा बोला है तो आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आई होगी। और दोस्तों, इन डिब्बों पर एक बहुत खास पर्ची होती है। एक मरीज के पास डिब्बा रखा हुआ होता है, तभी वहां पर डॉक्टर साहब मरीज को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब मरीज को देख रहे थे, तभी उनकी नजरें डिब्बे पर पड़ती हैं और वो उस पर्ची को पढ़ने लगते हैं। उस पर्ची में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई थी जो डॉक्टर साहब के दिल में घर कर जाती हैं और डॉक्टर साहब की उन बातों को लिखने वाले से मिलने की इच्छा हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब उन लाइनों को डॉक्टर साहब पढ़ते हैं तो उन डिब्बों पर लिखा हुआ था कि आप बीमार भले ही हैं, लेकिन ऊपर वाला आपसे नाराज नहीं हो सकता। आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक हो जाओगे। ये 4 लाइन थी, लेकिन ये लाइन बड़ी खूबसूरत थी। और जिन जिन लोगों के पास ये डिब्बे थे दोस्तों, वो मरीज हंसकर इस लाइन को पढ़ा करते। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब की जो रुचि होती है इन लाइनों में और भी ज्यादा हो जाती है। ये राइटिंग किसी बड़े व्यक्ति की तो देखने में नहीं लग रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब इससे मिलना चाहते थे। ये कौन है, अब यहाँ पर वो पता लगाना चाहते हैं दोस्तों, और इसी काम में लग जाते हैं। यहाँ पर वो एक अपने नीचे से कर्मचारी से कहते हैं कि ये जो डिब्बा सर्विस हमारे हॉस्पिटल में चल रही है, इसे कौन देकर जाता है। तभी वो कहता है कि सर, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ, आप अपने कैबिन में जाइए, मैं अभी आप लोगों के पास आता हूँ। यहाँ पर वो व्यक्ति जो नीचे सर्विस करता है, जो कंपाउंडर होता है, वो पूरी जानकारी जुटाता है। तो वहां पर कई लोगों की डिब्बा सर्विस थी, तो कई लोगों के नाम लेकर वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब के पास पहुंचने के बाद वो करीबन 4 से 5 लोगों की लिस्ट लेकर जाता है, सभी के नाम बताता है। वहां पर एक महिला का भी नाम होता है, जहां पर सावित्री होती है, एक ही महिला थी जो डिब्बा सर्विस दे रही थी दोस्तों। इसके बाद अब डॉक्टर साहब वहां पर चुप पड़ जाते हैं और उस कंपाउंडर को बाहर भेज देते और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा क्या है क्या नहीं है। अब वो ध्यान रखते हैं कि इस पर्ची वाले डिब्बे हमारे हॉस्पिटल में कितने वक्त पर आते हैं। दूसरे दिन वो ध्यान रखते हैं दोस्तों, तभी वो देखते हैं कि सभी चारों जो व्यक्ति यहाँ पर डिब्बा सर्विस दे रहे थे वो सभी चले जाते हैं, लेकिन अभी एक महिला बाकी है जो अभी लेकर नहीं आई है। तभी सावित्री जी एक टेम्पो में उन डिब्बों को लेकर आती हैं और दोस्तों हॉस्पिटल के बाहर उतर जाती हैं। सावित्री करीबन 35 से 36 साल की महिला होती हैं और देखने में बड़ी खूबसूरत थी। उनकी लटाएं निकली हुई थी। तभी वो दोस्तों उन डिब्बों को हाथ में लेकर हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। सावित्री यहाँ पर लिफ्ट का भी सहारा नहीं लेती है और ऊपर की तरफ चलने लगती है। डॉक्टर साहब उन्हें देखते हैं और वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें देखकर उनके मन में कोई बात ही नहीं आती है। अब सावित्री उनके सामने से चली जाती है, लेकिन सावित्री उन पर ध्यान नहीं देती है और डॉक्टर साहब उसे देखते उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर साहब एकदम एहसास होता है कि मैं ऐसे कैसे किसी के पीछे चल सकता हूँ। एक हड्डियों का विशेषज्ञ डॉक्टर ऐसे एक महिला के पीछे, वो भी जो महिला डिब्बा सर्विस कर रही थी, तो वो अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं और दोस्तों अपने केबिन में जाकर बैठ जाते हैं। जब वो वहां पर जाकर बैठते हैं तो केवल वही महिला उसके दिमाग में आती है और वो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मैं ऐसे कैसे किसी महिला के बारे में सोच सकता हूँ, उनकी गृहस्थी भी होगी, क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो डिब्बे वाली बात भी उन्हें पता लगानी थी। अब दोस्तों डॉक्टर साहब उस महिला से बात ही नहीं कर पाते हैं, वो अपने डिब्बे देकर वापस चली जाती है। डॉक्टर साहब हैरान परेशान रह जाते हैं। अब डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब जैसे ही वो रात को सोने का वक्त होता है तो डॉक्टर साहब को एक बेचैनी सी होती है, क्योंकि उनके दिमाग में वो लाइन गूंज रही थी, वो किसी बच्चे की थी। डॉक्टर साहब एक पल के लिए सोचते हैं कि क्या पता इनके बच्चे ने ऐसी लाइनें लिखी हों। लेकिन अब दूसरे दिन सुबह हो जाती है। दूसरे दिन भी डॉक्टर साहब उस महिला का इंतजार करते हैं और दोस्तों वो महिला दोबारा से उसी तरह उस हॉस्पिटल में प्रवेश करती है और डिब्बे लेकर सभी मरीजों के पास जाती है और सभी को खाना बांटती है। अब डॉक्टर साहब अपने उस कंपाउंडर से कहकर उस महिला को अपने केबिन में बुलाते हैं और उस महिला को जब वो बुला लेते हैं तो उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो सावित्री थी वो बहुत खूबसूरत होती हैं। अब दोस्तों सावित्री अंदर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि सर, मुझसे क्या कोई गलती हुई है? अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है यहाँ पर खाना देना। अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी, मेरा काम हट जाएगा, तो मेरे बच्चे की परवरिश नहीं होगी। सावित्री सामने से इन बातों को बोलती है तो डॉक्टर साहब मन में एक चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मेरा सोचना जायज था, ये बातें किसी बच्चे ने लिखी हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके काम पर कोई भी बात खड़ी नहीं हुई है, केवल आपका बेटा है
क्या बेटी है? तो यहाँ पर सावित्री कहती है कि मेरा बेटा है आर्यन, जो 8 साल का है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो आपके डिब्बे पर पर्चियां लगी हुई होती हैं, इन पर्चियों को कौन लगाता है? तो सावित्री हंसते हुए अपने बेटे को याद करते हुए कहती है कि मेरा बेटा लगाता है। जब उसके पास वक्त होता है तो वो अपने पास पर्चियां बनाकर रखता है, क्योंकि साहब एक दिन मैं उसे इस हॉस्पिटल में लेकर आई थी और जिन लोगों को मैं डिब्बा दे रही थी वो लोग काफी बीमार होते हैं, तो मेरा बेटा उन लोगों को देखकर भावुक हो जाता है और उनको थोड़ी सी दिलासा देने के लिए वो ये काम करता है कि सभी के लंच बॉक्स पर इन पंक्तियों को लिखता है और उसे भी इस बात से अच्छा लगता है और मुझे भी कोई बुरी बात नहीं लगती। अगर आपको ये चीज भी पसंद नहीं है तो डॉक्टर साहब मैं उन पर्चियों को अपने बेटे को बिल्कुल लगाने नहीं दूंगी। यहाँ पर जो डॉक्टर रवि होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, क्यों नहीं, और भी ज्यादा पर्ची लगाई हैं। आपके बेटे की बात से मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, आपके बेटे की इतनी अच्छी बातें हैं कि ये बातें मेरे दिल में जगह बना गई। मुझे आपके बेटे को देखना है और उससे मिलना है। दोस्तों ये बातें दोनों में होती हैं, तो तभी वो महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे वाह, मेरा बेटा है ही इतना प्यारा, उससे सभी मिलना चाहते हैं। आपको भी मेरा बेटा अच्छा लगा, वो सभी को अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, कल आप उसे जरूर लेकर आइए और मुझसे जरूर मिलाना, क्योंकि मुझे उस बच्चे से मिलना है। अब दोस्तों इसके बाद डॉक्टर साहब और सावित्री जी अलग अलग हो जाते हैं। सावित्री अपने काम पर चली जाती है और यहाँ पर डॉक्टर साहब अपने काम में लग जाते हैं। अब तीसरा दिन आता है और दोस्तों यहाँ पर सावित्री आज डिब्बों के साथ अपने बेटे को लेकर आई है, 8 साल के आर्यन को, और वो उसे ले जाकर डॉक्टर साहब के केबिन में ले जाकर खड़ा कर देती है। डॉक्टर साहब आर्यन को देखकर बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन आर्यन थोड़ा सा डरा सा सहमा सा वहां पर खड़ा हुआ होता है। डॉक्टर साहब आर्यन को अपने पास बुलाते और कहते हैं कि बेटा तो इतना डरा हुआ क्यों है? तभी वो कहता है कि नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर को इतनी करीब से पहली बार देखा है। तो वो कहता है कि क्यों, तुम आज तक बीमार नहीं हुए? तो वो कहता है कि मैं बीमार नहीं होता, पूछ लो आप मेरी मम्मी से, मैं इतना ज्यादा बीमार नहीं होता, मैंने डॉक्टर को आज तक नहीं देखा है। तभी उसकी मम्मी कहती है सावित्री कि हाँ जी, इसने डॉक्टर को नहीं देखा, इतनी नजदीक से आज पहली बार डॉक्टर को देखा है। तो यहाँ पर जो रवि सर होते हैं वो आर्यन को गले लगाते हैं और कहते हैं सावित्री जी से कि आप अपना काम कर लीजिए, मुझे इससे कुछ बातें करनी है। सावित्री अपने बेटे को डॉक्टर के पास छोड़कर अपनी जो डिब्बा सर्विस थी उसमें लग जाती है। अब दोस्तों जो डॉक्टर साहब होते हैं रवि, वो आर्यन को खिलाने लगते और कहते हैं कि बेटा तुम क्या करते हो, तुम्हारे घर में और कौन कौन है, सारी बातें पूछते हैं, तुम कितने पढ़े हो, क्या कर रहे हो। तभी आर्यन सभी चीजों के जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, तो आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि अंकल मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता मुझे और मम्मा को छोड़कर चले गए हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। मम्मा कहती है कि वो इतनी अच्छी जगह पर हैं जहां से वो हमारे पास तो नहीं आएंगे, लेकिन वहीं से हमारा ख्याल रख रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब भी उस लड़के से माफी मांगते और कहते हैं कि बेटा मुझे नहीं पता था कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहता है कि बेटा और तुम क्या करते हो घर में, तुम्हारी पढ़ाई क्या है? तो वो कहता है, जो लड़का होता है आर्यन, कि अंकल मेरी मम्मी जितनी भी मेहनत कर रही है मेरी पढ़ाई के लिए करती है, ताकि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं। जिस स्कूल में मेरे पिता मुझको पढ़ा रहे थे मैं उसी स्कूल में पढ़ रहा हूं और उसकी फीस भरने के लिए मेरी मम्मी ये डिब्बा सर्विस चलाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको उन पंक्तियों को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तभी आर्यन बताता है कि मेरे पापा उस दिन बहुत ज्यादा बीमार थे जिस दिन इस दुनिया से गए थे, और उस दिन अगर मैं अपने पापा को भी पर्ची लिख कर देता तो शायद आज मेरे पापा हमारे बीच में होते। तो ये बातें सुनकर डॉक्टर साहब भी भावुक से हो जाते हैं कि एक बच्चे का मन कितना साफ होता है कि वो अपने पिता के लिए देखो आज भी ये बात कह रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आया था कि उसके पिता की मृत्यु आखिरकार कैसे हुई है। तभी इतने में ही सावित्री जी उनके केबिन के अंदर आ जाती हैं। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो उसे जो रवि होते हैं बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। और तभी यहाँ पर डॉक्टर साहब सावित्री जी से उसके घर के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपके पति कैसे इस दुनिया से चले गए, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके पति के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सावित्री की भी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसके पति को अभी केवल 1 साल ही इस दुनिया से गए हुआ था। यहाँ पर सावित्री कहती है कि सर मैं तो आपको इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तभी रवि कहता है
कि मैं कोई अनजान नहीं हूँ, यहीं पर मैं रहता हूँ, आप भी यहीं पर सर्विस करती हैं, लेकिन आप दोनों को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि आपके घर की हालत इतनी खराब होगी कि जो आपको ये काम करना पड़ा। तभी यहाँ पर सावित्री सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताती है। कहती है कि साहब, आज से करीबन 1 साल पहले हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। हम यहीं पर आगरा में ही रहते हैं। मेरे पति बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, हमारे घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन हमारे पास हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, मेरे मायके वाले भी बहुत गरीब हैं। मेरे पति ने मुझे बहुत गरीब घर से अपनाया था। हम दोनों की लव मैरिज होती है और इसके बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन वो हॉस्पिटल में रहे। आर्यन को भी मैं अपने साथ ले जाया करती। आर्यन अपने पिता को देखकर बहुत ज्यादा रोया करता, कहता कि पिताजी आप घर कैसे चलोगे, लेकिन उसका पिता उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाता है। और 3 दिन कड़ी मशक्कत करने के बाद भी मेरा पति नहीं बच पाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है। अब घर में जब पति नहीं था तो कोई कमाने वाला नहीं होता है, प्राइवेट नौकरी होती है, तो पैसों की किल्लत आनी शुरू हो जाती है। 3 महीने में हमें पता चल चुका था कि हम अगर कोई काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का गुजारा नहीं होगा। इसी वजह से सर मैं यहाँ पर डिब्बा सर्विस करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के जाने के बाद मेरा बेटा किसी छोटे स्कूल में पढ़े या उसकी पढ़ाई में या परवरिश में कोई भी कमी आए। तभी मैं अपने बच्चे का इतना ख्याल रखती हूँ और मैं आपके ही हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में नहीं हूँ और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी घर के खाने का एहसास कराती हूँ। मैं करीबन सुबह 2 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ अपने बेटे के लिए और 2 बजे से नॉन स्टॉप मैं रात के 10 बजे तक काम करती हूँ। उसके बाद हम दोनों माँ बेटे बड़ी चैन की सांस लेते हैं। सर ये जिंदगी है, संघर्ष हमें करना होगा। मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, लिखाना है और एक अच्छा इंसान बनाना है, ताकि वो समाज में सभी को बता सके कि एक माँ भी पिता की कमी पूरी कर सकती है और एक माँ बहुत कुछ कर सकती है। डॉक्टर साहब रवि अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उस महिला के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उस महिला की वो उम्र थी जहां पर वो शादी भी कर सकती थी, कोई और भी बदलाव ले सकती थी। यहाँ पर सावित्री कहती है कि मेरे पति और मैं शायद जिंदगी भर हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे जैसे अब रह रहे हैं और मैं ऐसे ही जिंदगी भर संघर्ष करती रहूंगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सावित्री जी, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। दोस्तों सावित्री डॉक्टर साहब के मुंह पर बोल देती है कि नहीं साहब, मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे जरूरत पूरी करूंगी तो ये जमाना शायद उस जरूरत को बहुत कुछ नाम देगा। वो नाम मैं पसंद नहीं करना चाहती। भले ही मैं अपने बेटे की एक अकेली माँ हूँ, मैं अपने बेटे को अकेली पाल रही हूँ, लेकिन मैं किसी से भी कोई मदद नहीं ले सकती, खासकर ऐसे इंसानों से जो डॉक्टर हैं या बड़े लोग हैं, क्योंकि लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दोस्तों जो रवि साहब होते हैं उनकी ये बातें उनके दिमाग में घर कर जाती हैं। वो कहते हैं कि सावित्री जी, आपका बेटा आप पर गया है, आपके बेटे की भी सोच आपकी ही तरह उम्दा है। और दोस्तों सावित्री वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक गलत बात कहूँ या सही बात कहूँ, जो डॉक्टर रवि होते हैं सावित्री को एक नजर वाला प्यार करने लगते हैं। उनके दिल में एहसास उसी दिन हो गया था जिस दिन डॉक्टर साहब को ये भी नहीं पता था कि शायद इनका पति इस दुनिया में है या नहीं है, जब सावित्री डिब्बों को लेकर उन हॉस्पिटल में आई थी। दोस्तों एक सच्ची स्टोरी है, सच्ची कहानी है। अब यहाँ पर क्या होता है, सावित्री अपने बेटे को पढ़ाती है, लेकिन शहर में रहना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। वो उन कमियों को पूरी नहीं कर पा रही थी जो कमी पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन सावित्री संघर्ष कर रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब ये सारी चीजें देख रहे थे और डॉक्टर साहब को भी पता था कि एक अकेली महिला कैसे इन सारे बोझों को उठाएगी। तभी डॉक्टर साहब सावित्री को, अब डॉक्टर साहब का बार बार देखने का मन करता है। अब वो कभी कभार सोचते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये अकेली महिला के साथ शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ। वो कई बार अपने ही अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो कहानी होती है एक लव स्टोरी का रूप ले लेती है। यहाँ पर डॉक्टर साहब सावित्री का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते, उसके बेटे का भी ख्याल रखा करते। सावित्री को अब एक दोस्त बनाने की पहल डॉक्टर साहब ने की कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ रवि ने। यहाँ पर सावित्री भी कहीं ना कहीं खामोशी से इस बात को देखती है। अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। सावित्री को कभी पैसों की जरूरत पड़ती, भले ही उसने मना कर दिया था, लेकिन जब जरूरत पड़ा करती है तो यहाँ पर जो डॉक्टर रवि होते हैं वो
बिना कुछ देखे सोचे समझे ही उन्हें एहसास हो जाता था कि सावित्री को पैसों की जरूरत है और डॉक्टर साहब अपना हाथ आगे बढ़ा देते। दोस्तों पूरा हॉस्पिटल इस बात को नोटिस करता है। सभी लोग इस बात पर कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि जो सावित्री का नेचर था वो बहुत अच्छा होता है, वो सभी लोगों से बहुत अच्छे से पेश आती है। और दोस्तों धीरे धीरे सावित्री का बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि सावित्री से ये बात कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्हें सावित्री का बेटा होता है आर्यन, वो बहुत ज्यादा पसंद था। आर्यन हर संडे को डॉक्टर साहब के साथ खेला करता, डॉक्टर साहब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और दोस्तों एक दिन आर्यन ने बाती बातों में कह दिया था, मम्मी मुझे रवि अंकल जैसा पिता चाहिए। यहाँ पर सावित्री अपने बेटे को तमाचा खींचकर मारती और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये गंदी बात है, आइंदा इस बात को अपनी जुबान पर मत रखना। दोस्तों डॉक्टर साहब धीरे धीरे दिन निकलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है। अब उधर जो डॉक्टर साहब के परिवार वाले होते हैं वो दबाव बनाते हैं कि भाई तुम्हें शादी करनी होगी। तो यहाँ पर रवि बिल्कुल साफ शब्दों में कह देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। आर्यन देखते ही देखते करीबन 12 से 13 साल का हो जाता है। डॉक्टर साहब इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। आर्यन की पढ़ाई में बहुत सारा पैसा देते हैं डॉक्टर साहब, उसे पढ़ाने लिखाने में उसकी माँ की मदद करते हैं। लेकिन जब आर्यन बड़ा हो रहा था तो वो इन चीजों को समझने लगा था। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने मेरे पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने शादी क्यों नहीं की। तो यहाँ पर सावित्री कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तू ऐसी बातें मेरे सामने कर रहा है, तू कैसा बेटा है रे मेरा। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं माँ, आपको डॉक्टर अंकल से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे पिता बनेंगे और मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। इस बात पर दोस्तों हमारे समाज को बहुत ज्यादा किरकिरी लगेगी, बहुत चिढ़ उठेगी और सावित्री भी इस बात से कहीं ना कहीं दुखी और परेशान हो जाए, वो खुश नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी उसके बेटे की अब कोशिश जारी हो चुकी थी और वो कहता है कि माँ आपको डॉक्टर अंकल से बात करनी चाहिए, आपको उनसे शादी करनी चाहिए। वो कह देती है कि आर्यन मैं इस बात पर दोबारा बात नहीं सुनना चाहती, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। डिब्बा सर्विस जो आज भी हॉस्पिटल में जारी थी, अब यहाँ पर सावित्री भी उन बातों को एहसास करने लगती है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है तो जो डॉक्टर का झुकाव था, पहले वो दोस्ती में इन बातों को लेती थी, लेकिन जब बेटे ने सामने से बोला तो सावित्री के भी दिमाग में ये बातें घर कर जाती हैं दोस्तों। लेकिन सावित्री नहीं मानती है और डॉक्टर सावित्री जी का इंतजार आज तक भी कर रहे हैं। उन्होंने आज तक शादी नहीं की। आर्यन एक मिलिट्री मैन बन चुका है, वो कई बार अपनी माँ से इन सब चीजों के बारे में बात कर चुका है, लेकिन उसने एक बार भी उसकी माँ ने इस बात के लिए अपने बेटे को इजाजत नहीं दी कि वो डॉक्टर के साथ रहेगी या उनसे शादी करेगी। दोस्तों आर्यन एक मिलिट्री मैन है, वो फौज में नौकरी करता है और बहुत अच्छे से इन सब की जिंदगी बीत रही है। लेकिन आर्यन अभी तक अपने माँ को अंकल के साथ एक नहीं कर पाया है। ये ऐसी कहानी है जो आधी अधूरी सी है, लेकिन हमें जब इस स्टोरी के बारे में पता चला तो हमें भी लगा कि ये कहानी हमें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।